नमस्कार साथियों, आप सभी का अभ्युदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं कैलाश चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है उससे हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। ये जो क्लासेज है आपके मोस्टली इंग्लिश मीडियम में रहेगी और हिंदी मीडियम में रहेंगी। जो मैटर होगा वो आपका इंग्लिश मीडियम में होगा, ठीक है, और बाइलिंगुअली इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर फर्स्ट के बारे में हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे में एक ओवरव्यू चैप्टर आता है जिसमें क्या होता है, जो पूरा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें अपने कौन कौन सी पूरे इकोनॉमिक सर्वे में कौन कौन सी अपनी जो मतलब कि पोर्शन रहने वाले हैं उनके बारे में वो रहता है, ठीक है। तो जो अपना जो फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर फर्स्ट है, उसमें हम देखेंगे वो चीजें हम एक बार देख लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट के बारे में हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे और उनको एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज देखेंगे हम जीएसडीपी, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम ग्रोथ रेट। देखो, यहां से एक एमसीक्यू मतलब कि इस चैप्टर से जरूर ही आता है, ठीक है। ग्रोथ रेट के बारे में देखेंगे। तीसरा देखेंगे हम एनएसडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो सकल राज्य जो सकल राज्य जो डोमेस्टिक जो घरेलू प्रोडक्ट है, घरेलू उत्पाद है वो। और उसके बाद हम देख रहे हैं वृद्धि दर, और यहां पर नेट मतलब कि नेट जो अपना स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके बारे में देखेंगे। और जो नेक्स्ट होगा अपना फोर्थ, उसमें हम देखेंगे जीएसवीए, जो मूल्यवर्धन है, मूल्यवर्धन, इसमें ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन हम देखेंगे, ठीक है। एक अपने जो टर्म दी हुई है वो जीएफसीएफ, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। और एक देखेंगे हम डब्ल्यूपीआई के बारे में, और देखेंगे हम 7 नंबर पे सीपीआई के बारे में। एक देखेंगे हम जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय। अब देखो, हमारी इस वीडियो का मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि एक तो हमें जो ये टर्म्स है इनको समझना, और दूसरा अपना क्या होगा, जो अपने इसमें डाटा है जो अपने परीक्षा के उपयोगी है उनको किस तरीके से हम लिंक करके याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जीडीपी क्या, जीएसडीपी क्या है, जीएसडीपी क्या है। जीएसडीपी के बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। जीएसडीपी चीज क्या है, कि मतलब जीएसडीपी किसको कहा जाता है। जीएसडीपी देखो, मॉनेटरी वैल्यू होती है ना, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज इन ए टेरिटरी ऑफ कंट्री इन ए ईयर। अब आपको यहां पर दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। देखो, सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सबसे पहली चीज। फिर टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, एक देश की सीमा के भीतर भीतर, और एक साल में, ठीक है, एक साल में। देखो, फाइनल गुड्स ऑफ और सर्विसेज क्या होते हैं कि मतलब जो हम कंज्यूम करते हैं ना डायरेक्टली, जिनको डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सके वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज होते हैं, ठीक है। फाइनल कौन से होते हैं, जिनको डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सके, डायरेक्टली जो कंज्यूमेबल होते हैं उनको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। जैसे कि एक इंडिया, अपने जैसे राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान अपना जो स्टेट है, ठीक है, राजस्थान है, तो इसमें जितने भी वस्तु और सेवाएं, वस्तु और सेवा एक साल के भीतर भीतर उत्पादित हुई है ना,
उनका जो मौद्रिक मूल्य है, मौद्रिक मूल्य, वही जीएसडीपी है। ठीक है, जीएसडीपी क्या है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में एक साल में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई है उनका मौद्रिक मूल्य ही जीएसडीपी होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में हमने डेफिनेशन देख ली। अब देख लेते हैं कि मतलब इसको राजस्थान में इसका जीएसडीपी कितना है। ठीक है, राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में जीएसडीपी के डाटा देख लेते हैं। जीएसडीपी या कोई भी जो इकोनॉमिक सर्वे में डाटा है, आपको दो मतलब पैरामीटर पे देखे जाएंगे। एक तो कांस्टेंट प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस पे मतलब स्थिर मूल्यों पर, एक करंट प्राइस पर। ठीक है, एक आपको मिलेंगे करंट प्राइस पर, एक आपको मिलेंगे कांस्टेंट प्राइस पर। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस वाले डाटा कौन से होते हैं, कांस्टेंट प्राइस में वो होते हैं जो आधार वर्ष के हिसाब से निकाले जाते हैं। और आधार वर्ष क्या है, बेस ईयर कितना है, 2011-12, बेस ईयर 2011-12 है। ठीक है, तो एक बार हम इनके डाटा लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला अपना है जीएसडीपी की बात हम कर रहे हैं। जीएसडीपी पे दो चीज पर हम डाटा निकालेंगे, कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस। कांस्टेंट का मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि बेस ईयर जो अपना है 2011-12 उसके आधार पर निकाले जाते हैं। हमें 2 साल का डाटा लगभग हमें अपना तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो 2021-22 और 22-23 का हम डाटा याद करेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट पे जो डाटा हमें याद करना है वो देखो यहाँ पर याद करना 7.39 और 7.99, 739 799 और यहाँ पर 12.19 और 14.14। ये डाटा लाख करोड़ में है। ठीक है, किस में है, लाख करोड़ में ये डाटा है। ठीक है, तो 739 739 999 1219 और 1414। ठीक है, 1219 और 1414 ये अपना हो गया किसका, जीएसडीपी का। अब बात कर लेते हैं कि इसमें ग्रोथ कितनी हुई है, तो ग्रोथ रेट का भी डाटा आएगा अपना। ठीक है, ग्रोथ कितनी हुई है, तो ग्रोथ देखो यहां से यहां और यहां से यहां जाने में अपनी ग्रोथ कितनी हुई है वो चीज हमें देखनी है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्राइस पे जो ग्रोथ है वो देखो आपने मतलब देखी होगी, ये आएगी अपने 8.19 और जो इस पे है वो 16.04। अभी इसको देख लेते हैं, इसको भी दो भागों में देखेंगे, एक अपनी स्थिर मूल्यों पर है और एक अपनी प्रचलित मूल्य या करंट प्राइस पर। इसमें भी वही 2021-22 और 2022-23। इसमें देखो डाटा याद करना है ना, इसमें मतलब कि एक सिंपल सी आप लॉजिक, इसमें जब आप डाटा देखोगे तो देख के मतलब इनको पता कर सकते हो कि क्या है। देखो 11 से 3 कम 8, 19 से 3 कम 16, तो मतलब आगे वाले डिजिट आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, 3 का अंतर है। यहाँ पर 11.37 है, ऊपर हम देखिए 11.19 है, यहाँ 0.4 है और यहाँ 19.50% में है। तो ये अपनी ग्रोथ रेट वाले डाटा भी तैयार हो गए। ठीक है, एक बार इनको वापस लिखेंगे जब लास्ट में, तब वो एक बार और देख लेंगे। अब देखो कुछ मतलब टर्म्स आपको मतलब और कुछ एक दो डाटा और याद रखने हैं। देखो राजस्थान की जो जीडीपी है उसका कंट्रीब्यूशन ऑफ राजस्थान जीएसडीपी इन नेशनल जीडीपी, जो भारत की जीडीपी है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी अपना दो पे, एक अपने निकालेंगे कांस्टेंट पे और एक करंट पे। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कांस्टेंट वाला डाटा करंट वाले डाटा से हमेशा कम है इसमें। ठीक है, कांस्टेंट वाला डाटा मतलब हमेशा इससे कम है। तो यहाँ पर 5.07% लगभग और यहाँ पर 5 पॉइंट अपना जो 18%, 5.18%, 5.18% तो प्रचलित मूल्य पर और 5.07% ना स्थिर मूल्य पर योगदान है जीडीपी में राजस्थान का। तो टोटल जीडीपी अपने इंडिया की उसमें योगदान है। अब अगला देख लेते हैं हम जीएसवीए। जीएसवीए अपना तीसरा पैरामीटर है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन। देखो दो चीजें आपको इसमें देखनी होगी, एक तो पहले क्या हम जीडीपी निकालते हैं तो ये फिर जीएसवीए क्यों निकालना है। ठीक है, जीडीपी जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो जीएसवीए को कैलकुलेट क्यों करने लग गए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जीडीपी की हमने डेफिनेशन देखी, इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। इसमें ये क्या मेजर करता है, मेजर्स जो वैल्यू एडिशन हुआ है, वैल्यू एडिशन हुआ है हर एक सेक्टर के बारे में, जो सेक्टर करता है टोटल वैल्यू एडेड बाय डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड लार्जली
देर आर थ्री सेक्टर्स इन द इकोनॉमी दैट कंट्रीब्यूट इन जीएसडीपी. फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्रीज सेक्टर एंड सर्विसेज. ठीक है, तो ये तीन जो अपने मुख्य रूप से सेक्टर हैं, क्षेत्र हैं, जो जीएसवी में कंट्रीब्यूट करते हैं. तो हर एक में जो वैल्यू एडिशन हुआ है, देखो यहां पर वैल्यू जो इतना ऐड हो रहा है वो इंक्लूड किया जाता है, जबकि जीडीपी में उसका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो मॉनेटरी वैल्यू है वो इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, तो यहां पर देखो ये जीएसवी जब वैल्यू एडिशन देख रहा है तो ये प्रोड्यूसर है उसके हिसाब से मतलब कि जीडीपी की आंकलन कर रहा है, केवल मतलब वैल्यू को जो ऐड हो रहा है. देखो यहां पर जैसे आपका शुगर केन है, ठीक है, तो ये 20 रुपए का है मानो. ठीक है, इससे क्या बना, शुगर बनती है, शुगर आपकी है 50 रुपए की, और उससे आपने खाली आइसक्रीम. ठीक है, आइसक्रीम ये है 100 रुपए की. हर स्टेज पे मतलब कि वैल्यू का एडिशन हो रहा है. यहां पर कितना हो रहा है, +30, यहां पर कितना हो रहा है, +50. टोटल वैल्यू का एडिशन कितना हो गया, 80. तो जीएसवीए के अंदर हम क्या देखते हैं, ये वैल्यू एडिशन काउंट किया जाता है. इसमें जीएसवीए में जो वैल्यू एडिशन है उसको काउंट किया जाता है, जबकि जीडीपी में जो टोटल जब लास्ट में प्रोडक्ट बन के आया उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको इंक्लूड किया जाता है. तो एक तरीके से देखा जाए तो जीडीपी जो किसी भी क्षेत्र की ग्रोथ है उसका ये बढ़िया इंडिकेटर है जीडीपी के बजाय. ठीक है, अब अपने को क्या देखना है इसमें, जो राजस्थान में अलग अलग सेक्टर्स हैं, जिस मतलब कि जो इकोनॉमी के सेक्टर है उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है राजस्थान की जीडीपी में. ठीक है, वो देखना है. तो मुख्य रूप से अपने कौन कौन से सेक्टर है, देखो अपना एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके बाद अपना इंडस्ट्रीज सेक्टर है, और तीसरा अपना सर्विसेज है. ठीक है, सर्विसेज. ये अपने 3 सेक्टर है जो मतलब कि राजस्थान में है. ठीक है, अब इसमें हमें इस बार के डाटा के हिसाब से ही रखना है, ज्यादा डाटा नहीं करना है. इन चीजों का जो अपना अभी वाले इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का इस ईयर का हम याद कर लेते हैं. ठीक है, तो एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है कांस्टेंट प्राइस पे, पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कांस्टेंट प्राइस वाले. ठीक है, तो आपको ये डाटा याद रखने हैं. ठीक है, दोनों तरफ ही. ठीक है, करंट में हो या कांस्टेंट में हो, 28, 27 और 43, 28, 27 और 43. जब आप कांस्टेंट की बात करोगे तो 28.50 हो गया, 28.50 हो गया, और 27.76 और 43.76, ये दोनों तरफ सेम है. यहां पर अब चेंजेस होंगे. ठीक है, यहां पर अब चेंजेस होंगे. यहां पर 28.95 और 27 पॉइंट आपका आता है 27.31. ये परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर का. देखो यहां से आपके क्रम भी पूछा जा सकता है. ठीक है, क्या पूछा जा सकता है, क्रम भी पूछा जा सकता है. तो आपको क्रम में याद रखना है साइन, क्या रखना है, सर्विस, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री. सर्विस, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री. सर्विस का सबसे ज्यादा कितना, 43.76%. फिर एग्रीकल्चर का कांस्टेंट प्राइस पे 28.50 और करंट प्राइस पे 28.95, और इंडस्ट्रीज का कांस्टेंट प्राइस पे 27.76 और 27.31 करंट प्राइस पे. ठीक है, इस तरीके से हमने जीएसवी है उसको भी देख लिया. ठीक है, जीएसवी की जो कैटेगरी थी अपनी उसको भी हमने इसमें देख लिया. ठीक है, अब बात करते हैं जो फोर्थ पैरामीटर अपना जो इस इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, एनएसडीपी. एनएसडीपी, ठीक है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. क्या है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में इसमें हम देखेंगे. तो देखो जीडीपी, जीएसडीपी से जब एनएसडीपी हम निकालते हैं तो एनएसडीपी का एक फॉर्मूला होगा, जीएसडीपी माइनस डेप्रीसिएशन. अब ये डेप्रीसिएशन क्या होता है, डेप्रीसिएशन को अब हम एग्जांपल से देख सकते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल हम डेप्रीसिएशन का ले लेते हैं. ठीक है, मतलब अपनी मतलब कि इंडियन इकोनॉमी का एग्जांपल ले लेते हैं कि 1947 में हम आज़ाद हुए, उससे लेकर 2021 तक हमारी जो मतलब कि हमने जो मतलब कि एक अजम्पशन है, एक हम अजम्पशन लेके इसको मतलब समझना चाहते हैं कि हमने कोई 4 प्रोडक्ट बनाए. ठीक है, केवल गुड्स बनाए हमने, केवल गुड्स हमने 4 प्रोडक्ट हमने बनाए. ठीक है, 1947 तक से लेकर यहाँ पर आप मान लो थोड़ा बड़ी संख्या ले लो, तो प्रोडक्ट हमने यहाँ पर बनाए 1947 से लेकर 2021 तक. ठीक है,
तो ये अपनी अभी तक की जीडीपी होगी, ठीक है, क्योंकि टोटल जो प्रोडक्शन रहता है उसका वैल्यू रहता है। अब क्या होता है 2022 में हमने बना लिए 5 प्रोडक्ट, तो 2022 की जीडीपी क्या हुई 5 प्रोडक्ट, ठीक है, 5 प्रोडक्ट जीडीपी हो गई। लेकिन क्या हुआ, ये है अपनी ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ। अब क्या हुआ, ये जो 5 बनाने में हमारी जो ये यहाँ पर मशीनें थी, अपने जो मशीनरी थी उसमें क्या कुछ मतलब कि तोड़ फोड़ आ जाती है या कुछ मतलब कि सुधा रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, तो यहां से क्या खर्चा कितना लग गया इनको रिपेयर करने में, एक प्रोडक्ट का अपना खर्चा लग गया, ठीक है, एक्सपेंसेस लग गए, एक प्रोडक्ट का लग गया, तो नेट रूप से यहां कितने बचे अपने 4, ठीक है, वही अपना एनएसडीपी है, वही अपना एनएसडीपी है। और जो ये अपना वियर एंड टियर लगता है ना, जो मतलब कि जो तोड़ फोड़ का जो मतलब लगता है, उसी को जो प्रोडक्शन के दौरान जो वियर एंड टियर का जो कॉस्ट होता है नॉर्मल वियर एंड टियर का, उसी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। डेप्रिसिएशन को हमने इस एग्जांपल से देखा, जब डेप्रिसिएशन को ग्रोथ से मतलब कि माइनस कर दिया जाता है तब हमारे क्या मिलता है, तब हमें एनएसडीपी मिलता है। जो जीएसडीपी है वो ऑलवेज एनएसडीपी से ज्यादा रहेगा, क्यों, बिकॉज डेप्रिसिएशन कभी भी 0 या 0 से कम नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उनको मतलब कि चाहिए होगा जब आप फिक्स्ड कैपिटल निकालते हो। तो अब इसका डाटा देख लेते हैं, ठीक है, एनएसडीपी का, एनएसडीपी के बारे में हमने देख लिया कि एनएसडीपी होता क्या है। अब एनएसडीपी का डाटा देख लेते हैं, कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस, कांस्टेंट और करंट प्राइस हमने दोनों देख लिए, ठीक है। इनको बार बार जैसे जैसे लिखोगे ना तो मतलब ये चीजें याद हो जाएगी। 2021-22, 2022-23, 2021-22 और 2022-23 हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर याद रखना है 642, क्या रखना है, वहां पर कितना था 739, यहाँ 642, 694, 642, 694, 1085, 1260, 1085, 1260, यहाँ आप पॉइंट लगा दो, और ये लाख करोड़ में है, लाख करोड़ में है, किस में है, ये लाख करोड़ में दिया हुआ है। अब क्या इसमें हमें क्या निकालना है, ग्रोथ, ग्रोथ मतलब यहां से यहां कितने चेंजेस हुए, ठीक है, तो वहां कितना था 8.19, यहाँ 8.11% और यहाँ 16.10%, 16.10%, ये अपनी हो गई ग्रोथ, ठीक है। जो पिंक पेन से लिखी हुई वो है अपनी ग्रोथ, जो एनएसडीपी में ग्रोथ अपनी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एनएसडीपी के डाटा भी कंप्लीट कर लिए। अब बात कर लेते हैं हम एक पीसीआई की, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है कि जितनी पॉपुलेशन है उस जो अपनी नेट जो जीडीपी आई है, एनएसडीपी आई है, एनएसडीपी जो अपनी आई है उसको जो मिड ईयर की पॉपुलेशन होती है, साल के बीच में जो पॉपुलेशन है वो डिवाइड करोगे तब क्या आएगा, अपना पर कैपिटा इनकम आ जाएगी, ठीक है, पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। पर कैपिटा इनकम को अपने को याद रखना है, एक तो कांस्टेंट प्राइस पे और एक करंट प्राइस पे। तो यहां देखना 86, 134, 86, 134 और 15 61 49, 15 61 49, ठीक है। डाटा ऐसे ही याद करना आप, 86, 134 और 15 61 49, 15 61 49, इस तरीके से आपके करंट और कांस्टेंट प्राइस पर पीसीआई आ गई। इस तरीके से हमने 5 पैरामीटर अपने देख लिए। देखो पहला हमने देखा था जीएसडीपी, ठीक है, फिर अपने देखी ग्रोथ रेट, तीसरा देख लिया आपने जीएसवीए, चौथा हमने देख लिया एनएसडीपी, पांचवा हमने देखा पीसीआई, ठीक है। 5 पैरामीटर हमने इसमें देख लिए। अब देखो इसमें हमने जो याद किया था कांस्टेंट पे सबसे पहले याद किया था, फिर करंट पे किया था, इसमें भी वही था, कांस्टेंट पे फिर करंट पे, इसमें भी वही था, कांस्टेंट पे और करंट पे, इसमें भी सेम था, कांस्टेंट और करंट। ये भी हमने किया था कांस्टेंट मतलब स्थिर मूल्य पर और करंट मूल्य पर, ठीक है। अब हमें क्या इनको एक जगह एक पेज पर एक छोटा सा मतलब लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं हम 2021-22 का डाटा, ठीक है, और इधर लिखते हैं हम 2022-23 का डाटा, ठीक है। तो हमने जब हम बात कर रहे थे जीडीपी की बात कर रहे थे तो डाटा कौन सा था,
एक बार मतलब फटाफट आप मतलब कि उससे लिखिए, तो मतलब कि ये बार बार आप लिखोगे ना तब याद होगा। 739, 799, 7.39 और 7.99, ठीक है। 7.39, 7.99, इधर था 12, 19, 14, 12, 19, 14, ये सब डाटा लाख करोड़ में है, ठीक है, लाख करोड़ में। ग्रोथ रेट की बात की थी, ग्रोथ रेट की बात की थी, 3 का अंतर मैंने आपको बताया था, ठीक है। इधर 11 तो इधर 8, इधर 19 है तो इधर 16, ये 0,4, ठीक है, ये 19, ये 11.36 और 19.50, ठीक है। ये अपने ग्रोथ रेट का डाटा हो गया था। फिर जीएसवीए की बात की थी, तो जीएसवीए में हमने एक ही साल का डाटा याद किया था, लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला डाटा तैयार किया था। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, अलग से, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस का। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं कांस्टेंट का, ठीक है, कांस्टेंट का, कांस्टेंट का डाटा यहां लिख रहे हैं। तो 28, 27 और 43 तो आपको दोनों में ही याद रखना है, 28, 27 और 43, 28, 27, 28, 27 और 43, ये डाटा तो आपको इसी तरीके से याद रखने हैं कि, ठीक है, 28, 27 और 43। अब कांस्टेंट पर देखो 28.50 है, 27 पॉइंट आपके 76 है और 43.74, इनमें सब में ही ज्यादा है। एग्रीकल्चर वाले करंट में 28.95, 27 पॉइंट कितना है 31 और 43.74, ठीक है, ये हो गया। अब बात आई थी अपने एनएसडीपी की। एनएसडीपी की जब हम बात कर रहे थे, तो एनएसडीपी में हमने देखा था कि जीएसडीपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या रखना है, 642 से 694 हम गए, 1085 से हम गए कहां पर 1260, 1260, ठीक है। तो 6.42, 6.94, 10.85 और 1260, इसमें हमने ग्रोथ देखी थी, तो यहां पर 8.19% थी और यहां पर 16.10% थी, हमने ये देखी थी। अब देखी थी हमने पर कैपिटा इनकम, तो 86, 134, 15, 61, 49 रुपए। तो हमने पांचों देखे और पांचों को हमने एक पेज पे हल्का सा लिख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या ना, ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन इसमें आंकड़े ज्यादा है, तो आंकड़ों को आप बार बार लिखोगे तब वो आपको याद हो जाएंगे। अब अपना छठा पैरामीटर देख लेते हैं कि छठा पैरामीटर हमने कौन सा देखा था, सिक्स पैरामीटर देखा था हमने, जीएफसीएफ, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखो भाई, पहले इनके ना मतलब इनके बारे में हमें आइडिया रहना चाहिए कि ये चीज क्या है, तो इससे क्या याद करने में भी आसानी होती है और हमें ये चीजें पता भी रहना चाहिए। तो मतलब कि पहले सबसे पहले देखते हैं ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन चीज क्या है, ठीक है। तो ये एक जो देखो फिक्स्ड पहले सबसे पहले देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है। फिक्स्ड कैपिटल यहां लिखा हुआ है, तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है। सबसे पहले चीज तो ये देखते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल है क्या। फिक्स्ड कैपिटल जैसे कि आपने कोई पैसा कमाया, तो उसमें से आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई प्लांट आपने लगा लिया, ठीक है, कोई इक्विपमेंट आपने ले लिए, ठीक है, ये मतलब फिक्स्ड कैपिटल के रूप में ही आते हैं, ठीक है। इनको फिक्स्ड क्यों कहा जाता है, इनको फिक्स्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि नॉट कंज्यूमेबल, इनको आप कंज्यूम नहीं कर सकते ड्यूरिंग फॉर्मेशन और प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। किसी चीज की बना रहे हो आप, प्रोसेस कर रहे हो, तो उसमें आप इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। और ये क्या करती है, रीयूजेबल, दोबारा यूजेबल क्वालिटीज होती है, इनमें क्वालिटीज होती है, ठीक है। तो ये होगी अपनी फिक्स्ड मतलब की। तो ये क्या करता है, जो ग्रोस फिक्स्ड में हमें क्या क्या मतलब मेजर करते हैं इसमें, देखिए सबसे पहली चीज तो करते हैं नेट इंक्रीज इन फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में कितना इंक्रीज हुआ है, जो फिक्स्ड कैपिटल है अपनी, उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, एक तो उसको देखते हैं, एक अपने इन्वेस्टमेंट कितना आया है, मतलब कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कितना आया है, नेट इन्वेस्टमेंट कितना आया, उसको मेजर इसमें किया जाता है, ठीक है। एक अपना नेट इंक्रीज इन, ये हमने देख लिया था, फिजिकल असेट जो फिक्स्ड कैपिटल है उसमें। इसको क्या जीडीपी के परसेंटेज में निकाला जाता है, कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अब राजस्थान के पर्सपेक्टिव में हम देख लेते हैं कि इसके डाटा हमारे पास क्या है। तो नवीनतम इकोनॉमिक सर्वे में जो हमारे पास डाटा है वो 2021 के हैं, ठीक है, 2021-22 के।
एंड ऑफ 2021-22 के डाटा अपने पास जीएफ सीएफ के हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, देखो ठीक है, 21-22 के डाटा में हमें इसमें क्या याद रखना है। तो फिक्स्ड कैपिटल का जो फॉर्मेशन हुआ वो 3.47 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। कितना? 3.47 लाख करोड़ का। कितने के ऊपर? कितने के ऊपर? ये हमने देखा था उसमें कि 12.19 लाख करोड़ जो अपना, देखो यहां इधर देखो, हम देख रहे थे तो 12.19 लाख करोड़ कहां आया था, ये हुआ 21-22 में। करंट प्राइस पर जो अपनी जीएसडीपी थी उस पर 3.47 लाख करोड़ का जो फिजिकल असेट हमें बने। तो ये देखो कितना परसेंटेज हुआ इसका, 3.47, 12.19 का लगभग कितना हुआ, 28.47% हुआ, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि 28.47% जीएफसीएफ है अपना, ठीक है, करंट प्राइस पर। तो आपको जीएफसीएफ में ये डाटा याद रखना है, ठीक है। अब अपनी 7th कैटेगरी पे आ जाते हैं हम। 7th कैटेगरी में हम दो चीजें देखेंगे, ठीक है। कौन कौन सी चीजें? 7वीं और 8वीं कैटेगरी, जो कुछ इंडेक्सेस के बारे में है, जो प्राइस की इंडेक्स होती है उनके बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। होलसेल प्राइस इंडेक्स ये क्या चीज होती है? एक होती है अपनी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं। बड़ी इंडस्ट्री है कोई, ठीक है, बड़ी इंडस्ट्री होगी, ठीक है। यहां हो गया अपना वेयर हाउस, वेयर हाउस, शॉप ए, शॉप बी, यहां पर सी, ठीक है, शॉप सी ये हो गई। यहां से प्रोडक्ट कहां जा रहे हैं? यहां प्रोडक्शन हो रहा है, यहां जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, ठीक है। फिर यहां नीचे हो गए कंज्यूमर। आपको ये चीजें इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां से जब यहां प्रोडक्ट गया तो क्या जो ये कैलकुलेशन होगा यहां पर, यहां से होलसेल से चीजें आ रही है तो यहां पर हम WPI काउंट करेंगे। कौन सी? WPI। और यहां से हम रिटेल में ले रहे हैं, ये क्या रिटेल शॉप है, रिटेल शॉप है यहां पर, ये ABC। यहां से हम रिटेल में कंज्यूमर ले रहा है तो यहां पर करेंगे हम CPI, ठीक है। यहां पर CPI काउंट करेंगे और वहां WPI काउंट हम करेंगे, ठीक है। तो WPI के बारे में देख लेते हैं। और यहां पर क्या चीजें बल्क में ली जाती है, यहां पर मतलब टुकड़ों में ली जाती है, यहां पर ली जाती है बल्क में, मतलब एक साथ, मतलब कि होलसेल पर आप देखते होंगे थोक, मतलब कि जो लेते हो तो आप मतलब कि ज्यादा होलसेल दुकानें देखे होंगे तो मतलब एक साथ जो सामान लिया जाता है, जैसे दुकान में तो काफी सामान चाहिए तो एक साथ वो लाते हैं, ठीक है। हमें चाहिए होगा तो हमें तो 1 किलो 2 किलो लाएंगे, यहाँ पर 1 क्विंटल 2 क्विंटल 5 क्विंटल 10 क्विंटल इस तरीके से बल्क में लेते हैं। तो सर्विसेज को बल्क में नहीं लिया जा सकता, ठीक है, सेवाओं को बल्क में नहीं लिया जा सकता। जैसे आप हॉस्पिटल गए तो आप हॉस्पिटल से जो सर्विस ले रहे हो तो बल्क में थोड़ी ले सकते हो, आपको जितनी जरूरत है कि आप एक मेडिसिन ले ली, 2 मेडिसिन ले ली। लेकिन जो रिटेल जो मेडिकल शॉप है वो तो जहां से मैन्युफैक्चरिंग जहां दवाइयों की हो रही है तो वो तो बल्क में लेकर आती है, ठीक है, ठीक है। तो होलसेल में बल्क में नहीं लिया जा सकता, तो ओनली फॉर गुड्स, ओनली फॉर गुड्स, यहां पर सर्विसेज नहीं है, ठीक है, सर्विसेज नहीं है। अब एक क्वेश्चन इसका आता है बेस ईयर का, कि बेस ईयर क्या है इसका। तो 1999 2000 याद रखना आप इसमें, 1999 2000 इसका आधार वर्ष है बेस ईयर। ये मंथली इंडेक्स है, मंथली इंडेक्स है। कौन निकालता है? यहां पर अपने निकालेगी राजस्थान गवर्नमेंट, और सेंटर में इकोनॉमिक एडवाइजर जो होता है वो निकालता है, ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट याद रखना है। इसमें कितने आइटम्स इंक्लूड है, कितने आइटम्स इंक्लूड है? तो याद रखना 154 आइटम्स इसमें इंक्लूड है। इनके बारे में हम देख लेते हैं। 154 है, इसका कैटेगरी कैसे करोगे? 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इसमें। प्राइमरी आइटम्स हो गए एक तो, कि प्राथमिक वस्तुएं पहली हो गई, फिर मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स, विनिर्माण वाले, राजस्थान के एग्जाम से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मतलब अच्छे तरीके से आनी चाहिए। फिर अपना हो गया फ्यूल, पावर, लुब्रिकेंट, ये सब चीजें है ना, ये 3rd कैटेगरी में ये डालते हैं, ठीक है। अब क्या इनका आइटम्स की संख्या देख, तो 154 थी, इनको डिवाइड करते हैं कितने कौन कौन से में आते हैं। तो आइटम्स आपको याद करने हैं, तो आपको याद करना है 75 69 75 69 10 75 69 10 75 69 और 10 75 69 10 याद रखना है। अब इसमें क्या वैल्यू कि किसका कितना
वैल्यू में इसका कंट्रीब्यूशन किसका कितना है, ठीक है। 33%, 49%, 16%, 33, 49 और 16, ठीक है। 33.89, 49 पॉइंट कितना है, 49 पॉइंट अपना 85 है और 16.25, ये 100% हो गया, यहाँ 154 हो गई, ठीक है। वो इसके आइटम्स के बारे में हमने देख लिया। अब टोटल जो WPI में चेंजेस आए हैं उनको और देख लेते हैं 2021 में, ठीक है, और 2022 जो अभी आंकड़े अपने नवंबर तक का आंकड़े। तो 2021 में जो WPI इंडेक्स है उसमें वो थी 369 से अभी कितनी हो गई है, 369 से 385 ये हो गई है। इसमें जो वृद्धि हुई वो 6.12% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, 6.12% की वृद्धि हुई है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये इंडेक्स होती क्या है कि जो होलसेल पर जो थोक विक्रेता होते हैं तो प्रोडक्शन को मतलब मद्देनजर रखते हुए, ये प्रोड्यूसर को मद्देनजर रखते हुए इंडेक्स निकाली जाती है। केवल गुड्स को शामिल करती है। बेस ईयर उसका 1999 2000 है। मंथली इंडेक्स है, राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा निकाली जाती है। इसमें टोटल 154 आइटम शामिल है, जिनमें प्राइमरी गुड्स कितने हैं, प्राइमरी अपने 75 है, मैन्युफैक्चरिंग के 69 है, और पावर और फ्यूल और अपने लाइट लुब्रिकेंट इनका 10 है। टोटल 154 होते हैं। जब इनकी वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू में 33.90 अपना हो गया, 49.85 हो गया और 16.25 हो गया। 2021 में 368 थी, 2022 में ये बढ़कर 385 हो जाती है, जो कि 6.12% की वृद्धि है। अगली देखते हैं अपनी CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में हमने पिछली जो WPI थी उसके साथ में देख लिया था कि ये होती क्या है, ठीक है। ये क्या करती है, जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं तो उनके जो जनरल प्राइस में जो लेवल में चेंजेस आते हैं ना, उनको मतलब कि कैलकुलेट करती है, ठीक है। इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक फिक्स टाइम में क्या होता है कि मतलब कि गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइस है, जनरल प्राइस है, उसमें जो चेंजेस आते हैं ना, उनको ये देखते हैं कि एक जो हाउस होल्ड है वो किसी पर्पज के लिए कंजम्पशन कर रहा है तो उसमें कितना चेंजेस आया है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, देखो CPI का एक फॉर्मूला हो गया अपना। CPI निकालने का फॉर्मूला हम एक देख सकते हैं कि कॉस्ट मतलब कि एक बास्केट आप ऐसे समझो कि आपको चाहिए घर पर 5 चीजें चाहिए, ठीक है। 5 चीजें चाहिए तो आप पांचों को एक टोकरी में रखो, ठीक है। 5 चीजें आपको चाहिए हाउस होल्ड किसी भी कंजम्पशन के लिए, एक टोकरी में रख लो। अब पूरी टोकरी का जो प्राइस है आज कितना है, 3 महीने बाद कितना है, ठीक है। इसमें जो चेंजेस आया है उसी को हम CPI के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ जो मार्केट बास्केट है इन गिवन ईयर, फिर इसमें अगले में आएगा अपना कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट इन बेस ईयर। बेस ईयर क्या है अपना, गुणा 100। इससे क्या आपका परसेंटेज आ जाएगा वो, ठीक है, कितना चेंजेस हुआ है, ठीक है। अब ये एक मंथली इंडेक्स है, बेस ईयर के बारे में चर्चा क्यों नहीं की, क्योंकि ये कुछ टाइप की होती है, अलग अलग टाइप की CPI निकाली जाती है, ठीक है। तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। 4 टाइप की जो CPI हम कैलकुलेट करते हैं, कितने टाइप की, 4 टाइप की CPI हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मैं CPI लिख रहा हूं। एक अपनी होगी एग्रीकल्चरल लेबर, जो एग्रीकल्चर में जो लेबर है वो हो गई। एक अपनी हो गई CPI रूरल लेबर, जो ग्रामीण क्षेत्र में लेबर है उसको हम एक बार एक में देख लेते हैं। एक अपनी हो गई इंडस्ट्रियल लेबर, कौन सी हो गई, इंडस्ट्रियल लेबर, ठीक है। एक अपनी हो गई CPI, इसमें आएगा आपका रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड, ठीक है। तो जो ऊपर की जो 3 है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, ये आपकी की जाती है लेबर ब्यूरो, जो श्रम ब्यूरो है शिमला द्वारा, ठीक है। कौन कौन सी, AL, RL और IL, ये 3 आपकी की जाती है लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा। और जो कंबाइंड वाली है रूरल अर्बन वाली, वो NSO है, वो जारी करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर दिल्ली, ऑफिस जो है दिल्ली, वो जारी करता है। अब एक एक के बारे में देख लेते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में अपने दिया हुआ है।
आंकड़े, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं हम सीपीआई आईएल, इंडस्ट्रियल लेबर, औद्योगिक क्षेत्र वाले जो है उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या जो कुछ समय में चेंजेस हुए ना प्राइस में, रिटेल प्राइस में, तो फिक्स्ड मतलब की जो बास्केट है अपनी रिटेल प्राइस की उसमें, इसमें क्या देखते हो, एक इंडस्ट्रियल लेबर है जो मजदूर है, ठीक है, वो महीने में चलो 500 रुपए की कोई चीज खरीदता है जिससे उसका मतलब खाना पानी दाना पानी आराम से चलता है, वो उसके लिए एक बास्केट हो गई, ठीक है। उसने जनवरी में ये खरीदी, फरवरी में खरीद रहा है, अब मई जून के आसपास में जाके जो चेंजेस हुए ना उसमें, उसको इस सूचकांक में हम देख लेते हैं, ठीक है। जो गुड्स और सर्विसेज वो कंज्यूम कर रहा है उसमें कितना चेंजेस हुआ है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं बेस ईयर। बेस ईयर है इसका 2016। ये कब चेंज हुआ, ठीक है, इसमें चेंजेस कब हुए, तो सितंबर 2020 में क्या 2016 कैसे किया गया, 2001 से 2016 कर दिया गया, ठीक है। और एक चेंजेस इसमें और किए गए, ठीक है, ये हमने देख लिया था कि लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा ये निकल जाती है, ये हमने देख लिया था। अब इसमें क्या ना, कंट्री के 88 सेंटर है, वहां से डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद ये इंडेक्स निकाली जाती है, कौन सी, सीपीआई इंडस्ट्रियल लेबर, ठीक है। अब इसमें क्या राजस्थान के कौन कौन से सेंटर हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। इन 88 में से राजस्थान में 3 सेंटर है, ठीक है। इनमें से सबसे पहले देखो जयपुर, दूसरा है अपना अलवर, तीसरा अपना है भीलवाड़ा। इन्हीं क्षेत्रों में हमारे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है। अब देखो अलवर की बात करते हैं ना, तो 2000 ये जो 20 में चेंजेस हुए ना, 2016 में इसका जो आधारभूत कर दिया गया था, यहां पर पहले कौन सा था, अजमेर था, तो अजमेर से अलवर को कर दिया गया, ठीक है, अजमेर से अलवर को कर दिया गया था, ठीक है। ये इतना ही था जो मतलब कि सीपीआई जो अपने इंडेक्स है इंडस्ट्रियल लेबर उसके बारे में। अब देख लेते हैं दूसरी इंडेक्स जो अपनी है सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर और सीपीआई रूरल लेबर, ठीक है, 2 नंबर और 3 नंबर अपनी। तो इसमें हमें ज्यादा याद रखना नहीं है, दोनों ही लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा। अब इनका आधार वर्ष जो बेस ईयर है वो देखना है हमें, तो दोनों का ही सेम है बेस ईयर, कितना है 1986-87 इसका बेस ईयर है। अब चौथी अपने थी सीपीआई रूरल अर्बन और कंबाइंड, ये किसके द्वारा निकाली जा रही थी, एनएसओ। कौन था एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर दिल्ली में। इसका बेस ईयर है 2012, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेस ईयर देख रहे हैं, तो देखो बेस ईयर की बात कर लेते हैं हम एक बार सारे। डब्ल्यूपीआई का क्या था, डब्ल्यूपीआई का अपना था 2000 ठीक है, 1999-2000 अपना डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर था। फिर सीपीआई में इंडस्ट्रियल लेबर का कितना था, इंडस्ट्रियल लेबर का अब 2016 कर दिया गया, ठीक है। फिर सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर का 1986-87 और अपने सीपीआई आर यू एंड सी, इन तीनों का मिलाकर कितना है 2012 और अपने जीएसटीपी का कितना है 2011-12, ठीक है। इस तरीके से हमने ये आधार वर्ष देख लिए। तो इस तरीके से अपने का जो चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या आप अपने खुद के नोट्स मतलब साथ साथ में इसमें बना लीजिए, इसमें जो डेफिनेशंस है उनको आपको समझना है, बिल्कुल तरीके से बारीकियों से समझना है। और उसके बाद में क्या करना है, जो अपने डाटा है जैसे जीएसटीपी वगैरह इनके बार बार आप लिखोगे। उसके बाद जैसे हमने बनाई थी हमने जो एक कंबाइंड एक स्लाइड बना ली थी जिसमें हमने 5 इसमें इंडिकेटर कंप्लीट कर लेते। इस तरीके से जो बाकी के इंडिकेटर है उनको भी आप एक पेज पर कर लीजिए, बार बार इसको जैसे दोहराओगे ना, बार बार लिखोगे, ठीक है। तो उसमें क्या आपके ये कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर में केवल आपके डेटा है, डेटा को आपको बार बार जितनी बार रिकॉल करोगे, जितनी बार आपको रिवाइज करोगे, जितनी बार आप लिखोगे, उतने में आपको ये याद हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट है तो मुझे मतलब कि आई होप कि आपको ये सबको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और भी बाकी अपनी जो अगले जो अपने चैप्टर्स हैं उनकी इसी तरह से वीडियो आएगी जो शॉर्ट में हम इनको किस तरीके से एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ में ही आज की वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए मतलब कि इंतजार कीजिए कि जल्द ही नेक्स्ट वीडियो भी आपकी इसमें अपलोड हो जाएगी जो इकोनॉमिक सर्वे है, जिसमें अपना सेकंड चैप्टर है
एग्रीकल्चर सेक्टर और उसकी जो अलाइड एक्टिविटीज़ है उनके बारे में। उसमें भी हम देखेंगे जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो डाटा है उनको किस तरीके से डिकोड करके अच्छी तरीके से जल्दी याद किया जा सकता है। और बाकी स्कीम्स है तो उनके भी जो डेटा है या फिर कौन कौन सी स्कीम एग्रीकल्चर में है उसको हम क्या करेंगे, जो अपना जो सिलेबस है आरएस का और ईओ का जिसमें एग्रीकल्चर दिया हुआ है उसको कंबाइन करके और मेंस के पर्सपेक्टिव में भी उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे, ताकि हमें बार बार अलग अलग जगह हमें जाना ना पड़े। जब एग्रीकल्चर की बात आए तो एग्रीकल्चर सारा हमारे साथ एक ही कुछ ही पेजों में हमारे पास लिखा हो, जिससे हमें लास्ट टाइम में रिवाइज करने में भी आसानी हो। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।